बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बुक के लिहाज से हमारा टॉपिक नेक्स्ट बनता है। तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होती है, जिनको हम कुछ इस कम्बिनेशन में लगाते हैं कि R1 और इसके साथ R2, फिर हमारे पास R4 और R3। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन जाती है 4 रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन के साथ। तो इस तरह हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाती है। लेट्स सपोज हम इसको नाम दे देते हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। अब ये एक हमारे पास मैश बन जाएगा, यानी A B C D और A, ये एक मैश बन गया। जैसे ये है A B C D A, ये एक मैश बन जाएगा। एक मैश के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस लगी होंगी और इस मैश के साथ इसके A और C टर्मिनल पर हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक बैटरी है जो A और C कंपोनेंट पर लगा दी है, और इस बैटरी को, इस सर्किट को हम लोग इस स्विच S के साथ कंट्रोल कर रहे हैं। और एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर हमने इसके दरमियान में B D पॉइंट पर लगा दिया है, जो इसके करंट को मेजर करेगा। अब ये सर्किट हमारे पास बन गया है व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि हमने 4 रेजिस्टेंस जो R1, R2, R3, R4 या पॉइंट्स का नाम ले तो A B C D, इन पॉइंट्स पर 4 रेजिस्टेंस लगाकर हमने एक मैश बना दिया है। कौन सा मैश? A B C D और A, ये एक मैश बना है। इस मैश के अंदर हमने 4 रेजिस्टेंस लगा दी। कौन सी? R1, R2, R3 और R4। फिर इसके A और C पॉइंट्स पर हमने बैटरी कनेक्ट कर दी और बैटरी और सर्किट को कंट्रोल करने के लिए एक S स्विच लगा दिया। अब इसकी सेंसिटिविटी चेक करने के लिए B और D पॉइंट्स पर हमने गैल्वानोमीटर लगा दिया, जो इसकी सेंसिटिविटी बताएगा या करंट फ्लो बताएगा। इसके बाद हमने एज्यूम कर ली, अगर हम देखें तो ये एक लूप है, ये दूसरा लूप है और ये तीसरा लूप है। अभी इससे पिछला टॉपिक जो हमने किरचॉफ रूल्स के हवाले से पढ़ा है, तो उसका जो सेकंड रूल है उसमें हमने लूप्स की स्टडी कर ली है। तो ये पहला लूप है, ये दूसरा, और ये 3 लूप बन गए हैं इसमें। अब इन लूप्स को सॉल्व करने के लिए हमने करंट एज्यूम कर लिया, करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर ली। लेट्स सपोज हमारे पास जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो बाकियों में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा होगा। अब तीनों में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर करंट I1 है, I2 है और I3 है। यही बातें, यही पॉइंट्स बनाकर हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 4 रेजिस्टेंस होगी, जिनसे हमने एक मैश बना दिया A B C D और A, और बैटरी लगा दी A और C टर्मिनल के दरमियान, और गैल्वानोमीटर B और D टर्मिनल पे लगा दिया। जब स्विच क्लोज होगा तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा और गैल्वानोमीटर से गुजरेगा। गैल्वानोमीटर सेंसिटिव गैल्वानोमीटर है, इसकी सुई डिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी करंट फ्लो कर गया है। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने का मकसद यही था। यहाँ पर गैल्वानोमीटर लगाकर हम इसकी सेंसिटिविटी देख रहे थे कि हमें एक ऐसी कंडीशन चाहिए जब इसमें से करंट फ्लो न करे, कि हम स्विच भी क्लोज कर दें लेकिन गैल्वानोमीटर से कोई करंट फ्लो न करे। तो ऐसी ही कंडीशन फाइंड करने के लिए हमने इसमें 3 लूप बना दिए। अब हर लूप पर हम किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारा पहला लूप है, कौन सा? A B D और A, या ऐसे चलने करंट की डायरेक्शन में A D B और A। तो ये हमारा एक लूप है। तो हम इस पर किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग सेकंड रूल ऑफ किरचॉफ ऑन लूप, कौन सा है जी? A D B A, A D B A। इस पहले लूप पर हम सेकंड रूल अप्लाई करते हैं किरचॉफ के लॉ का। अच्छा जी,
अब इसमें क्या है कि हमें पता है कि जो सम होगा वोल्टेज चेंजेस का या पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल डिफरेंस का, वो हमारे पास उसका सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। अब हम लेट्स सपोज स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से R1 से। तो अब R1 चूँकि करंट फ्लो के रास्ते में बन रही है, तो यहाँ पर जो होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। तो ये असल में हम पोटेंशियल लिख रहे होते हैं, यानी V, तो ये किसके इक्वल होता है, IR के। तो असल में हमने इस R1 पर करंट और रेजिस्टेंस इनका मल्टीप्लिकेशन लिख दे तो वो वहाँ का पोटेंशियल बन जाएगा। तो हम R1 से उसका पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास बनेगा, क्योंकि करंट फ्लो के रास्ते में बन रही है तो ड्रॉप होगा माइनस, करंट यहाँ से कौन सा फ्लो करेगा, सिर्फ I1 फ्लो कर रहा है, तो I1 R1, तो ये यहाँ का पोटेंशियल हो गया। इसके बाद अगर हम यहाँ से लिखें R3 पर, तो R3 को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो ये करंट ऐसे और फिर ऐसे आ रहा है, और यहाँ से ये करंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। R1 नीचे, I1 नीचे, तो I3 ऊपर की तरफ जा रहा है। ये R3 में से दो करंट गुजर रहे हैं, एक I1 एक I3। तो चूँकि हम इस लूप की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ का जो करंट होगा वो I1 माइनस I3 लिखा जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस भी करंट फ्लो के रास्ते में है, तो यहाँ पर भी ड्रॉप होगा, तो ये उसका माइनस, और इनटू I1 माइनस I3 होगा, और कौन सी रेजिस्टेंस है, R3। फिर बारी आती है गैल्वानोमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस है, तो अब वो भी करंट फ्लो के रास्ते में बन रही है, तो यहाँ पर भी ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप का माइनस साइन आ गया। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर भी एक करंट I1 है और दूसरा I2 है। I1 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो I2 नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये दोनों भी माइनस होंगे। उसी तरह I1 की स्टडी हो रही है, तो I1 माइनस I2, और कौन से है, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है RG, तो ये इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के। ये हमने सेकंड रूल अप्लाई किया किरचॉफ का लूप 1 पे। अब हम अप्लाई करते हैं लूप 2 पर। तो ये हो गया अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल ऑन लूप। अब ये हमारे पास दूसरा लूप है, कौन सा, DCBD, DCBD। इस पर हम किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज हम R2 के अक्रॉस पहले लिखते हैं, तो उसी तरह करंट फ्लो के रास्ते में बन रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर ड्रॉप होगा, तो माइनस ड्रॉप का करंट कौन सा है, I2 R2। फिर देखें गैल्वानोमीटर के अक्रॉस जब गुजरेगा तो ये भी उस तरह करंट फ्लो के रास्ते में, तो यहाँ पर भी ड्रॉप होगा माइनस। अब कौन सा करंट है, I2 कंसीडर हो रहा था, I2 माइनस I1 होगा, I2 माइनस I1, और इसके साथ ये गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस, और फिर उसी तरह यहाँ भी ड्रॉप होगा, माइनस होगा, तो ये क्या होगा अब जी, ये I2 माइनस I3 हो जाएगा, I2 माइनस I3, और इसके साथ रेजिस्टेंस है R4, इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के। अब ये हमने अप्लाई किया किरचॉफ का सेकंड रूल इस दूसरे लूप पर। हमने कहा था कि हमें एक ऐसी कंडीशन चाहिए जहाँ पर गैल्वानोमीटर में से कोई करंट ना गुजरे। कब, जब ये स्विच भी क्लोज्ड हो। तो अब यहाँ तक हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अच्छा जी, अब हमें एक ऐसी कंडीशन चाहिए जब गैल्वानोमीटर से जो करंट गुजर रहा है वो ज़ीरो हो जाए। अब गैल्वानोमीटर से कौन सा करंट गुजर रहा है, गैल्वानोमीटर से ये करंट गुजर रहा है I1 माइनस I2। ये तो ड्रॉप को शो कर रहा है, जो करंट गुजर रहा है वो ये है, गैल्वानोमीटर से
I1 माइनस I2, ये करंट गुज़र रहा है और इसको 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये उस साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, तो I1 इक्वल हो जाएगा I2 के। यानी जब कभी भी लूप 1 और लूप 2 का करंट इक्वल हो जाएगा तो वो एक ऐसी कंडीशन होगी जब गैल्वानोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब अगर हम इस करंट को, गैल्वानोमीटर के करंट को 0 पुट करते हैं, तो ये जो हमारी इक्वेशन है, लेट्स सपोज ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो हम इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगी I1 R1 माइनस इंटू I1 माइनस I3 इंटू R3। अब ये टर्म तो हो गई 0, ये इक्वल हो गया 0 के। अब ये इक्वेशन हमारे पास रीअरेंज हो गई, तो अब ये माइनस यहाँ पर है, उस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा I1 R1 इक्वल है I1 माइनस I3 R3। अब उसी तरह हम इस पर आते हैं, तो ये हिस्सा 0 होगा, बाकी ये 2 रह जाएंगी, तो ये इस साइड पर है, ये उस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये होगी इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट। तो उसी तरह इक्वेशन 2, जो 2 इक्वेशन है उससे अब क्या होगा, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का I2 R2, ये टर्म हो गई 0, माइनस I2 माइनस I3 इंटू R4 इक्वल हो गया 0 के। उसी तरह ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस I2 R2, या ऐसे कर लें तो ये उधर चला जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा I2 माइनस I3 इंटू R4 के, इसके ये इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये बन गई। लेट्स सपोज ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। अब हम इन 2 इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करते हैं, इसके साथ इसको डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। अच्छा जी, तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, ये है जी I1 R1 इक्वल है I1 माइनस I3 इंटू R3। तो इसके बटा में आ जाएगी इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है जी, ये है माइनस I2 R2 माइनस I2 R2, और इसकी राइट साइड है जी I2 माइनस I3 इंटू R4। तो यहाँ पर माइनस है, तो अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये एक माइनस है जो हमने मिस कर दिया है। I1 R1 माइनस होना है, तो ये यहाँ पर भी माइनस का साइन होगा, सिमिलरली यहाँ भी माइनस का साइन होगा, और वही माइनस यहाँ पर भी आएगा। अब ये माइनस से तो माइनस कट गया, अब बची बाकी टर्म्स। अब ये I1 है, ये I2 है। अब हमने जो गैल्वानोमीटर के थ्रू कंडीशन फाइंड की थी उसमें यही था कि जो I1 है वो I2 के इक्वल है, तो हम सिंपली इस I2 की जगह I1 लिख देंगे, यहाँ पर भी I2 की जगह I1 लिख देंगे, तो I1 डिवाइडेड बाय I1 हो जाएगा। यहाँ पर I1 माइनस I1 माइनस I3 हो जाएगा, तो ये टर्म यहाँ से I1 और ये हिस्सा ये कट जाएगा,
सिमिलरली ये कट जाएगा इसके साथ, तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो होगा R1 बाय R2 इक्वल होगा R3 बाय R4 के। तो ये वो रिलेशन है जो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज से मिलता है। अब इस रिलेशन को, इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि जिसमें हमारे पास 3 रेजिस्टेंस नाउन हो और कोई एक रेजिस्टेंस अननाउन हो, तो हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए वो रेजिस्टेंस नाउन कर सकते हैं। मैं इस टॉपिक को समराइज़ कर देता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हमने 4 रेजिस्टेंसें एक मेश के अंदर लगा दी और उसके साइड टर्मिनल यानी ए और सी पॉइंट पर एक बैटरी लगा दी। बैटरी और सर्किट को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच एस लगा दिया और बी और डी पॉइंट्स पर एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर लगा दिया। तो अब जब इसको देखा तो इसमें 3 लूप बन गया, 1, 2 और 3 लूप्स। अब लूप्स के अंदर करंट की डायरेक्शन हमने एज्यूम कर ली कि एंटी क्लॉकवाइज है। जब एक में एंटी क्लॉकवाइज तो बाकियों में भी एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन होगी। तो अब लूप 1 पर किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई किया, लूप 2 पर भी सेकंड रूल अप्लाई किया। जब 1 पे अप्लाई किया तो उसके लिए ये इक्वेशन बनी और दूसरे लूप पर अप्लाई किया तो ये इक्वेशन बनी। अब हमें एक ऐसी कंडीशन चाहिए थी कि जब गैल्वानोमीटर से करंट ना गुज़र रहा हो, जब सर्किट भी ऑन हो यानी स्विच क्लोज कर दिया हो। तो जब हमने ये इक्वेशंस बनाई तो इससे हमें पता चला कि गैल्वानोमीटर से करंट गुज़रे ना गुज़रे मतलब ये टर्म हमारे पास ज़ीरो हो। I1 माइनस I2 ज़ीरो हो तो मतलब I1 इक्वल हो जाए 2 के। जब करंट 1 और 2 इक्वल हो जाए तो वो एक ऐसी कंडीशन होगी जब उस गैल्वानोमीटर से कोई करंट नहीं गुज़रेगा। तो यहाँ पर ज़ीरो पुट करते हुए हमने इन इक्वेशंस को रीराइट किया। जो इक्वेशन 1 थी वो हमारे पास इस तरह बन गई, माइनस I1 R1 इक्वल हो गया इंटू I1 माइनस I3 R3 के। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें भी ये गैल्वानोमीटर का करंट ज़ीरो हुआ तो बाकी इक्वेशन हमारे पास इस तरह की बन गई। अब ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 थी हमारे पास, तो हमने इनको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर माइनस माइनस से कट गया। अब ये I1 इक्वल है I2 के, तो ये भी आपस में कट गया। I1 माइनस I3 I1 माइनस I3, तो ये कट गया। बाकी हमारे पास रह गया R4, R1 बाय R2 R3 बाय R4 के इक्वल। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो व्हीटस्टोन ब्रिज से हमें मिलता है, जिससे हम लोग कोई भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास 3 नाउन हो और एक अननाउन हो। तो इस तरह व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड किसी को भी कोई इशू हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।